सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 613, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा अमेजिंग। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले काव्य कुमार, पवित्र प्रधान, रॉयल गुड, हर्षिल पटेल, इंस्टा बेस्ट रील्स, प्रदीप कुशवाहा, जूई फैन, अवर मूवी हाउस, सौरभ शर्मा, एसटी गेम्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस, स्पेशल थैंक्स टू अर्नव गेमर फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जू फैन चिल्लाते हुए चियाओ को आवाज लगाता है। तभी हमें जू फैन की पर्पल लाइटनिंग रिंग में से जोरदार पर्पल लाइटनिंग चमकती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही पर्पल लाइटनिंग में कवर एक पंछी बड़ी तेजी से जू फैन की ओर ही जाने लगता है। इसका के सीधे सीधे डायरेक्ट शिकार होता है येलिन। तो अब येलिन में इस तरीके से उसको अपनी ओर आता हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि ये आखिर ये तुम्हारी कौन सी चाल है। और तभी इसी के साथ में हमें जू फैन का पुराना पेट चियाओ को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से एक ट्रूली सैंडरिंग थंडर फीनिक्स का रूप ले चुका होता है। लेकिन हम लोग इसको चियाओ कहेंगे। चियाओ अपने पंजे में एक खतरनाक पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करता है और फिर वो अपनी सैटरिंग थंडर क्लॉ के साथ में येलिन के ऊपर अपने पंजे के साथ में काफी ज्यादा जबरदस्त हमला करता है। हमें येलिन भी अपने गोल्डन फ्लेम को अनलेस करते हुए चियाओ के पंजे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो चियाओ के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और तभी अचानक आसमान में एक जोरदार पर्पल लाइटनिंग का धमाका होता है, जिसके साथ ही येलिन काफी ज्यादा घायल होते हुए खून खांसते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है। साथ ही उसकी बॉडी पे चढ़े कुछ स्केल्स भी टूट करके बिखर जाते हैं और वो सीधा फिर आसमान से नीचे जमीन पे जाकर के गिरता है और नीचे जमीन पर भी एक जोरदार धमाका होता है। इधर चिया मस्त अपने बाप जू फैन की तरह ही एकदम स्टाइल में आसमान में खड़ा होता है, अपनी पावरफुल पर्पल लाइटनिंग का शो ऑफ करते हुए। देख करके तो बाहर की ऑडियंस का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सभी लोग एक साथ सिर्फ चिल्लाते हुए यही कहते हैं कि आखिर ये स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे कहाँ से आया। क्योंकि एक्सीलेंट आयरन को इसके बारे में समझ में आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब मुझे पता चला। एक्सीलेंट भाई में उनसे कहते हैं कि ओल्ड मैन, क्या तुमने कुछ देखा? इस बच्चे की ये सारी प्लानिंग शुरुआत से ही सोची समझी है, यहाँ तक कि इसने अपने इस मूव को पहले से ही यहाँ पे तैयार करके रख रखा था। एक्सीलेंट आयरन भी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर डाउट था, आखिर ये बच्चा ऐसे कैसे फाइट के बीच में ही इस तरीके से ये इनके हमले के बीच में अपनी रिंग को कैसे खो सकता है। लेकिन अब मुझे समझ में आया, शुरुआत से ही इसका ये प्लान था। उसने अपनी इस रिंग को येलिन को पकड़ने के लिए उड़ाया था और इसने उसका इस्तेमाल जब किया जब येलिन को उसकी सबसे कम उम्मीद थी। जिस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, किसी को भी अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो। आज के दिन जू फैन ने येलिन को कुछ कठोर लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेसन सिखाए हैं, वरना तो वो कभी भी इस तरीके के लेसन को अपनी जिंदगी में नहीं सीख पाता। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि येलिन को उनमें से कितने याद होंगे। लेकिन तभी एक्सीलेंट आयरन कहते हैं कि मगर लेकिन येलिन की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक एवरेज सा स्पिरिचुअल बीस्ट कभी भी उसे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। तो फिर आखिर ये किस तरीके का एक बीस्ट है जिसने को उसे जख्मी भी कर दिया। 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ तक कि इस समय एक 8th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जिसका के मतलब ये वाकई में एक काफी ज्यादा ट्रूली स्ट्रेंज बीस्ट है। जिस पे एक्सीलेंट भाई में उसे देखते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन इसके लुक को देख करके ये क्लियरली दिख रहा है ये एक थंडर स्काईलार्क स्पिरिचुअल बीस्ट है, मगर लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर। एक्सीलेंट आयरन भी हंसते हुए कहते हैं कि हा मास्टर है वैसे ही उसका स्पिरिचुअल एनिमल है, दोनों के दोनों ही अपनी प्रजाति से बिल्कुल ऊपर। जू फैन खुद अपने आप में एक मॉन्स्टर है, तो ऑफ कोर्स उसके हाथों बड़ा किया गया उसका स्पिरिचुअल मॉन्स्टर भी, कि उस स्पिरिचुअल एनिमल में भी जरूर कुछ ना कुछ खासियत तो होनी ही चाहिए। तो एक्सीलेंट भाई भी अपने मन में कहते हैं कि अगर ये एक अनसीन कल्टिवेटिंग टैलेंट है तो फिर उसकी जगह पर जू फैन एक ऑल अराउंड टैलेंट है जो कि हर एक फील्ड के ज्ञान से भरा पड़ा है। तो अब इसी के साथ में हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जू फैन की वो थंडर रिंग पड़ी हुई होती है, तो उसकी साइड बड़े एक पेड़ के पीछे डन किंगशन भी खड़ा होता है। उस रिंग को देखते हुए हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में इस बच्चे का दिमाग बेहद ही ज्यादा डरावना है। येलिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसने अपने थंडर स्काईलार्क का यूज किया। उसने अपनी ये टैक्टिक उसी समय सोची होगी जब मैंने इसे स्टोरेज रिंग में घुसने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इससे वाकई में क्लियरली पता चलता है कि जू फैन की थॉटफुल स्किल्स, उसकी स्ट्रेटेजीज कितनी ज्यादा विचारशील है, तक कि मुझे भी उसकी स्ट्रेटेजीज को सलाम करना होगा। तो उसी समय हमें चियाओ और जू फैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी आसमान में खड़े होते हैं और नीचे जमीन पे उसी जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पे कि येलिन आकर के गिरा होता है। और तभी चियाओ जू फैन से कहता है कि फादर, ये बंदा तो वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि मैंने उसके ऊपर अपने पंजे की पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, फिर भी मैं उसकी बॉडी पर से सिर्फ उसके 2 स्किल्स को ही तोड़ने में कामयाब हो पाया और इसके अलावा उसको कोई भी रियल डैमेज नहीं हुआ। जू फैन भी उससे कहता है कि हाँ, और वो साथ ही एक स्नीक अटैक था, लेकिन इसमें भी उसको कोई गंभीर
गंभीर चोट ना लगना ये दर्शाता है कि क्लियरली तौर पर उसकी बॉडी बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और एक एवरेज स्पिरिचुअल बीस्ट तो उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकता। जिसके साथ ही फिर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि चियाओ का ये स्नीक अटैक ही मेरा आखिरी ट्रुप का इक्का था और अब जबकि मेरा वो ट्रुप का इक्का भी पूरी तरीके से फेल्ड हो चुका है और सब कुछ बस इतना ही रह गया है कि अब सिर्फ मुझे उसके साथ में हेड ऑन ही फाइट लड़नी होगी और यही आखिरी चीज है जैसे कि अब मैं उसके खिलाफ में कर सकता हूँ। तो अब इसी के साथ में हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि वापस से खड़ा हो चुका होता है। ज़ूफेन से कहता है कि जब से मुझे मेरे मास्टर की ब्लड ड्रॉप विरासत में मिली है और उनकी उस ट्रेनिंग और रिवर्स स्केल रिफाइनिंग की मदद से जब से मैंने उनके इस गोल्डन बॉडी को रिफाइन किया तब से मैं आज तक कभी भी इतनी बुरी स्थिति तक तो नहीं गिरा। एक ड्रैगन के स्केल उसकी डिग्निटी और उसकी प्राइड होते हैं और तुमने आज उन्हें कुचलने की हिम्मत की है। ज़ूफेन तुमने सचमुच में आज मुझे इतनी हद तक परेशान कर दिया है मुझसे वो सहा भी नहीं जा रहा है। ज़ूफेन भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह है जैसे कि एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी का बॉडी पार्ट मिला हुआ है। अब से मेरे और इसके बीच की ये लड़ाई एक साधारण लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि अब से ये हम दोनों के बीच की मौत तक की रियल फाइट होगी और अब या तो यहाँ पर तुम मरोगे या फिर मैं। इसके साथ ही येलेन और ज़ूफेन दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं और अपने अपने खतरनाक ऑरे को अनलेस करते हैं जो कि इतनी ज्यादा भयानक तरीके से अनलेस हो रहा होता है। जंगल की दोनों साइड पर्पल और गोल्डन ऑरा की लाइट से भर जाता है। देख करके तो दूर से वुकिंग और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वुकिंग का पीछे वाला बंदा उससे पूछता है कि आखिर अब ये सब क्या हो रहा है और आखिर अब अचानक उन दोनों के अंदर से इतने ज्यादा थिक किलिंग इंटेंट क्यों फील हो रहा है। तो वुकिंग भी कहता है कि कहीं इसका मतलब जूनियर ब्रदर को अब वाकई में ज़ूफेन के खून की प्यास तो नहीं है। तो उसका पीछे वाला बंदा फिर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता सीनियर ब्रदर, वो बंदा तो हमेशा से ही बिल्कुल बेफिक्र रहा है। वो हमेशा से इस तरीके से एक्टिंग करता हुआ है जैसा कि वो किसी को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी आज तक इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। यहाँ तक कि जब वो अंधा भी हो गया था तो तब भी उसने सिर्फ अपने गुस्से को ही दिखाया था, लेकिन उससे आगे कभी नहीं बढ़ा। वो किंग फिर से उनके उन ऑरे को देखते हुए कहता है, मैंने अभी तक जूनियर ब्रदर को कभी भी किसी को भी इतनी बुरी तरीके से मारने की इच्छा को उजागर करते हुए नहीं देखा और मेरे ख्याल से अब तक ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अब तक उसे ज़ूफेन जितना वर्दी अपोनेंट कभी नहीं मिला जो कि उसे इस हद तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हो। और अब इस समय में सच में नहीं चाहता कि उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो। इधर तभी हमें बाहर से एक्सीलेंट हायरन को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि वाकई में ये शांति भयानक है और अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। जिस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों ही बच्चे हमारे वेस्टलैंड के आने वाले फ्यूचर हैं, इसलिए हम उन्हें इस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और अगर एंड पे ये लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, हम ओल्ड टाइमर्स को उनके लिए पहली बार अपने ही बनाए डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स को तोड़ना होगा। एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये भले ही हमारी निष्पक्षता छवि के ऊपर एक गंभीर दाग होगा लेकिन ये चीज इसके लिए वर्दी है। पुराने टाइम में जब सैंग मैंग बहुत परेशानी से गुजर रहा था तो तब हमारी निष्पक्षता के नाम पर सभी को शांत कर दिया गया था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरीके से कभी इन्हीं दो अनरिलेटेड बच्चों के लिए अपने इन सिद्धांत इन प्रिंसिपल्स को त्याग देंगे। तो क्या इसका मतलब कहीं अब हम नर्म तो नहीं हो गए या फिर हमारे सिद्धांत ही बदल चुके हैं। एक्सीलेंट भाई में भी आगे कुछ नहीं कह पाते और सिर्फ अपनी आंखें झुका करके शांत खड़े रह जाते हैं। तभी हमें वापस से अंदर से मेरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूफेन और येलिंग दोनों ही अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी ज़ूफेन अपने थंडर स्काइलर यानी कि चाओ से कहता है अटैक के लिए। चाओ बड़ी तेजी से येलिंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही ज़ूफेन उसकी मदद के लिए अपने पर्पल ड्रैगन को भी अटैक के लिए आगे भेजता है, मगर तभी येलिंग भी उनसे बिल्कुल भी कर नहीं पड़ता और सिर्फ अपने एक हाथ से ही ज़ूफेन के ड्रैगन को पकड़ करके रोक देता है और फिर अपने दूसरे हाथ से ज़ूफेन के चाओ के पंजे को रोकता है। तभी उसका फायदा उठाते हुए सामने से ज़ूफेन निकलता है और सीधा येलिन को बड़े खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि येलिन अब तुम मरोगे। सामने से येलिन भी अपनी खतरनाक पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे।